अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मिलर एंड हार्वे वाली बुक का रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। और इसमें हम ये देखेंगे कि इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुख्तलिफ मेथड्स की बात की थी, बडिंग, पार्थेनोजेनेसिस, फिशन। आज हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और सबसे पहले इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर कैसे होती है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट की फ्यूजन होती है। मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट एग और स्पर्म का आपस में मिलना, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। इससे पहले हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी और उसमें हमने ये कहा था कि सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एग और स्पर्म की फ्यूजन नहीं होती। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट आपस में मिलते हैं। एग और स्पर्म का आपस में मिलना जाइगोट कहलाता है। जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं जाइगोट बनाते हैं और इस प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन, या इसी को हम कहते हैं सिंगैमी। एग और स्पर्म मिलते हैं जाइगोट बनाते हैं, एग और स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन, या इसी का दूसरा नाम है सिंगैमी। अब एग और स्पर्म जब आपस में मिलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, तो इससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे ना तो वो एग्जैक्ट अपनी मदर की तरह होंगे ना ही फादर की तरह होंगे, बल्कि यूनिक होंगे। उसकी वजह ये है कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स फादर वाली होंगी, कुछ कैरेक्टर्स मदर वाली होंगी। तो ये एग्जैक्ट ना अपने फादर की तरह होंगे और ना ही मदर की तरह होंगे, बल्कि ये क्या होंगे, यूनिक होंगे। इसमें सबसे पहले हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं कि अभी हमने बात की है सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म का मिलना फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन दो तरह से हो सकती है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और दूसरी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें एग और स्पर्म की फ्यूजन आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो वो बॉडी के अंदर नहीं उनकी फ्यूजन होती, बल्कि बॉडी के बाहर होती है। बॉडी के बाहर कैसे होती है? मोस्टली वो ऑर्गेनिज्म जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की ये टाइप पाई जाती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें जो मेल मेंबर होता है, इसके एग्जांपल है स्पॉन्जेस के अंदर या कोरल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। मेल मेंबर अपने स्पर्म को वाटर के अंदर रिलीज करता है और जो फीमेल मेंबर होती है वो अपने एग्स को वाटर के अंदर रिलीज करती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मेल मेंबर अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं करेगा, बल्कि मेल भी अपने स्पर्म को वाटर के अंदर रिलीज करेगा और जो फीमेल मेंबर है वो भी अपने एग्स को वाटर के अंदर रिलीज करेगी। एग और स्पर्म की ये जो फ्यूजन है ये पानी के अंदर होगी, बॉडी के अंदर नहीं होगी। क्योंकि ये बॉडी से बाहर हो रही है तो इसलिए हम इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे एक आपकी बुक में मेंशन किया गया है ब्रॉडकास्ट स्पॉनिंग। इसमें ये होता है, ब्रॉडकास्टिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है कि जिस तरह किसी भी चीज का स्प्रे कर देना, किसी भी चीज को फेंक देना, ये कहलाती है ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट स्पॉनिंग होगी, मतलब कि जो मेल मेंबर होंगे वो अपने स्पर्म को वाटर के अंदर स्प्रे करेंगे, फीमेल मेंबर अपने एग को वाटर के अंदर स्प्रे करेगी और वहीं पे इनकी फ्यूजन होगी। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का फायदा ये है कि जो एग्स होंगे, एग्स डेसिकेशन से बच जाएंगे, क्योंकि वो वाटर के अंदर होंगे तो इनको वाटर की डेफिशिएंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसका डिसएडवांटेज ये है, नुकसान ये है
कि एग और स्पर्म जब वाटर के अंदर होते हैं तो प्रीडेटर उनको नुकसान पहुंचा सकता है एग्स को, या ये भी हो सकता है कि क्योंकि जो मेल स्पर्म्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, हरकत करने वाले होते हैं, तो मे बी कि जो स्पर्म्स हैं वो वहां पे अपनी लोकोमोशन शो करें और किसी और एरिया में चले जाएं, एग के साथ ना मिल सकें। तो यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम होता है कि एग और स्पर्म एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं, चांसेस हैं कि इनकी आपस में फ्यूजन ना हो। और ये भी हो सकता है कि एग और स्पर्म, मोस्टली एग्स जो हैं इनकी ब्रेकेज भी हो सकती है, वाटर के अंदर इनकी ब्रेकेज भी हो सकती है, या स्पर्म जो है ये किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा के इनकी डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो नुकसानात हैं इसके क्या, पहली बात प्रीडेटर का अटैक हो सकता है, ये एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं, और एग और स्पर्म की ब्रेकेज भी हो सकती है। और फायदा इसका ये है कि डेसिकेशन से बच जाएंगे, पानी की कमी नहीं होगी। इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन की दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें क्या होगा कि जो मेल मेंबर होगा वो अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेगा। इसमें मेल के पास बाकायदा एक ऐसी स्ट्रक्चर होगी जिसके जरिए वो अपने स्पर्म को फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करेगा, और स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर जाएंगे। एग और स्पर्म की फ्यूजन वो पानी में नहीं होगी, बॉडी के बाहर नहीं होगी, बल्कि कहाँ होगी, बॉडी के अंदर। फीमेल में जो ओविडक्ट होती है, एग और स्पर्म की फ्यूजन ओविडक्ट के अंदर होगी। तो जो कि एग और स्पर्म की फ्यूजन बॉडी के अंदर हो रही है, इसलिए इस तरह की फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनवर्टिब्रेट में कैसा होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है। अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मुश्तमिल होता है पेयर ऑफ टेस्टिस पे। टेस्टिस होते हैं, इसके बाद हर टेस्टिस से एक डक्ट निकलती है, इस टेस्टिस से भी डक्ट निकलेगी, इससे भी, इसको हम कहेंगे स्पर्म डक्ट। स्पर्म की प्रोडक्शन होगी टेस्टिस में, प्रोडक्शन के बाद ये आ जाएंगे स्पर्म डक्ट में। अब ये जो स्पर्म डक्ट है, नेक्स्ट इसका जो तीसरा पार्ट है, पहला पार्ट टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, और जो थर्ड पार्ट है स्पर्म सबसे पहले टेस्टिस में, अब टेस्टिस के बाद ये स्पर्म आएंगे स्पर्म डक्ट में। स्पर्म डक्ट के बाद अब जो नेक्स्ट इसका थर्ड पोर्शन है, ये स्पर्म यहाँ से मूव करके आएंगे तो ये आ जाएंगे सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल जो है ये थर्ड पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। स्पर्म सबसे पहले टेस्टिस के अंदर बने, उसके बाद स्पर्म डक्ट में, और स्पर्म डक्ट के बाद ये आ जाते हैं सेमिनल वेसिकल में। जैसे ये स्पर्म सेमिनल वेसिकल में आते हैं तो सेमिनल वेसिकल के अंदर एक्सेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब इन एक्सेसरी ग्लैंड्स का फंक्शन ये होता है कि ये सीमन प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो सीमन होगा ये इन स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो सेमिनल वेसिकल का पहला फंक्शन हमने देखा, यहाँ पे क्या होगी, सीमन की प्रोडक्शन होगी, और सीमन कौन पैदा करेगा, एक्सेसरी ग्लैंड, और इन सीमन का फायदा क्या होगा, इन स्पर्म को नरिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट ये फायदा होता है इसका कि सेमिनल वेसिकल के अंदर इन स्पर्म की पैकिंग की जाती है, स्पर्म के पैकेट्स बनाए जाते हैं, और जो स्पर्म के पैकेट्स होते हैं इनको हम कहते हैं स्पर्मेटोफोर। ये लीचेस के अंदर और इंसेक्ट के अंदर ऐसा होता है कि ये जो स्पर्म्स है इनकी पैकिंग की जाती है, तो पैकेट की शक्ल में बंद कर दी जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि स्पर्म की लोकोमोशन आसान हो जाती है, और इसके साथ साथ स्पर्म की प्रोटेक्शन होती है। जब स्पर्म की पैकिंग हो जाती है तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो है गोनोपोर। अब गोनोपोर में क्या होगा कि ये ओपनिंग है जिसके थ्रू स्पर्म बॉडी से बाहर आएंगे। गोनोपोर के बाद मेल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम कहते हैं सिरस, या इसी को हम कहते हैं पीनियस। तो देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है। मेल के बारे में हमने बात की कि पेयर ऑफ टेस्टिस, स्पर्म डक्ट, सेमिनल वेसिकल, गोनोपोर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी का एक जोड़ा प्रेजेंट होता है। जिस तरह मेल में हमने बात की टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं पेयर की शक्ल में,
लेकिन यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट है वो है पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज का जोड़ा प्रेजेंट होता है। इनके इस ओवरी के अंदर एग की प्रोडक्शन होती है। उसके बाद दूसरा पार्ट है, हर ओवरी से एक ट्यूब निकलती है, इसको हम कहते हैं ओविडक्ट। जिस तरह हमने बात की थी कि टेस्टिस से एक ट्यूब निकलती है, उसको हम स्पर्म डक्ट कहते हैं, लेकिन जो ओवरी से ट्यूब निकलती है इसको हम ओविडक्ट कहते हैं। अब जो नेक्स्ट इसका थर्ड पोर्शन है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था सेमिनल वेसिकल। यहां पे सेमिनल वेसिकल नहीं है बल्कि सेमिनल रिसेप्टेकल प्रेजेंट होते हैं। इसको हम सेमिनल रिसेप्टेकल क्यों कहते हैं, उसकी रीजन ये है कि इसने रिसीव करना होता है स्पर्म्स को। जो स्पर्म्स आते हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, स्पर्म को रिसीव करती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेमिनल रिसेप्टेकल। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो है गोनोपोर, जो कि ओपनिंग है। तो अब इसमें 4 पार्ट्स हैं, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, थर्ड पार्ट है इसका सेमिनल रिसेप्टेकल, और लास्ट इसका पार्ट है गोनोपोर। अब इसमें क्या होगा कि जो मेल मेंबर होगा, मेल मेंबर में गोनोपोर के बाद सिरस या पीनस प्रेजेंट होता है, जिसके जरिए वो स्पर्म को ट्रांसफर करता है फीमेल बॉडी के अंदर। अब इसमें क्या होगा कि जो मेल मेंबर होगा वो गोनोपोर के थ्रू यहां पे अपने स्पर्म्स को दाखिल कर देगा फीमेल बॉडी के अंदर, स्पर्म्स को मेल मेंबर दाखिल कर देगा। अब ये जो स्पर्म्स हैं ये फीमेल बॉडी के अंदर मौजूद हैं। हम जानते हैं कि जो मेल गैमीट है स्पर्म, ये मोटाइल होता है, हरकत कर सकता है। अब ये जो स्पर्म्स हैं यहां से मूव करके फीमेल ओविडक्ट के अंदर जाएंगे। जब ये ओविडक्ट के इस सिरे में पहुंचेंगे तो यहां पे स्पर्म पहुंचते हैं और इधर ओवरी से एग रिलीज होता है। ओवरी से एग रिलीज होगा और यहां से स्पर्म जा रहे हैं, तो क्या होगा कि एग और स्पर्म की यहां पे फ्यूजन हो जाएगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एग और स्पर्म की फ्यूजन बॉडी के अंदर हो रही है, ओविडक्ट के अंदर। एग और स्पर्म जब फ्यूज हो जाते हैं, जाइगोट बनता है, तो ये जाइगोट फिर दोबारा सेमिनल रिसेप्टेकल के पास आता है। अब सेमिनल रिसेप्टेकल के अंदर जिस तरह हमने सेमिनल वेसिकल के अंदर पढ़ा था कि एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, यहां पे बिल्कुल ऐसे ही एसेसरी ग्लैंड्स होंगे, एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट होंगे सेमिनल रिसेप्टेकल के अंदर। ये एसेसरी ग्लैंड क्या करेंगे कि जो फर्टिलाइज एग है, ये जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जाइगोट के ऊपर अगर कोई शेल बनाना है या इसके ऊपर कोई लेयर्स बनानी है तो वो यही एसेसरी ग्लैंड्स बनाएंगे। तो इस तरह ये हमारा इनवर्टिब्रेट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें ओवरी एग प्रोड्यूस करते हैं, ये एग ओविडक्ट के अंदर आता है और इधर से स्पर्म जो होते हैं गोनोपोर, गोनोपोर के बाद सेमिनल रिसेप्टेकल और सेमिनल रिसेप्टेकल के बाद ओविडक्ट में। ओविडक्ट के अंदर एग और स्पर्म की फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, फिर फर्टिलाइज्ड एग सेमिनल रिसेप्टेकल के अंदर आता है और फिर इसके ऊपर कवरिंग लगा दी जाती है, मेम्ब्रेन्स लगा दी जाती हैं, जिसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइटिज्म। हर्माफ्रोडाइटिज्म में ये होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म है ए, अब ये ऑर्गेनिज्म एक ही वक्त में दोनों काम कर रहा होता है। इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी होगा। जब ये कंडीशन हो कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, उसका मेल सिस्टम भी हो और फीमेल सिस्टम भी हो, वो एग भी पैदा कर सके और वो स्पर्म भी पैदा कर सके, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइटिज्म, जिसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म वो एग भी पैदा कर सकता है और स्पर्म भी पैदा कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइटिज्म। कि सिंगल ऑर्गेनिज्म हैव बोथ फंक्शनल मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, के एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर
मेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या पैदा करेगी, स्पर्म, और फीमेल की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या पैदा करेगी, एग। तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जब दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक्टिव हो एक ही वक्त में, तो इसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो सेल्फ भी हो सकती है और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है। सेल्फ में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये मेंबर ए है, अपने एग्स अपने स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाएं तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगी। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये एक ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है। अब ये भी एग भी पैदा कर सकता है और स्पर्म भी पैदा कर सकता है। अगर इसके एग्स इसके स्पर्म के साथ मिल जाएं और इसके स्पर्म इसके एग के साथ मिल जाएं, तो इस तरह की जो फर्टिलाइजेशन होगी इसको हम कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे भी एग और स्पर्म की फ्यूजन हो रही है, लेकिन है सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म, उसमें दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मेल भी और फीमेल भी। नेक्स्ट एक टर्म है सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म। सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म में ये होता है कि लाइफ के एक ही टाइम में दोनों स्ट्रक्चर एक्टिव नहीं होंगी, बल्कि एक फेज में एक स्ट्रक्चर एक्टिव होगी और दूसरी फेज में दूसरी स्ट्रक्चर एक्टिव होगी। मिसाल के तौर पे शुरू में अगर एक टाइम में वो स्पर्म पैदा करता है तो उसी टाइम एग नहीं पैदा करेगा, बल्कि एक टाइम में एक काम कर सकता है और दूसरे वक्त में एग पैदा करता है। स्ट्रक्चर दोनों मौजूद है, लेकिन एक फंक्शनल होगी और दूसरी नॉन फंक्शनल होगी, तो इसको हम कहते हैं सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म। हर्माफ्रोडाइटिज्म और सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि सीक्वेंशियल में एक वक्त में एक स्ट्रक्चर एक्टिव होगी, या तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फिर फीमेल। लेकिन जो हर्माफ्रोडाइटिज्म है उसमें एक ही वक्त में दोनों स्ट्रक्चर्स एक्टिव होंगी, तो इसको हम ये इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस है। तो सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइटिज्म में क्या होगा कि वन फेज वन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक्टिव होगी और दूसरी फेज में दूसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक्टिव होगी। तो इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं, एक है प्रोटोएंड्रस और दूसरा है प्रोटोगाइनस। प्रोटोएंड्रस में ये होगा कि इनिशियली शुरू में इनिशियल स्टेज में मेल स्ट्रक्चर एक्टिव है और फीमेल स्ट्रक्चर इनएक्टिव होगी। और जो दूसरी टर्म है प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस में इनिशियली फीमेल स्ट्रक्चर एक्टिव है और बाद में मेल स्ट्रक्चर एक्टिव होगी, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनस। प्रोटोएंड्रस और प्रोटोगाइनस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रोटोएंड्रस में मेल पहले और फीमेल स्ट्रक्चर बाद में, और प्रोटोगाइनस में क्या होगा, फीमेल स्ट्रक्चर पहले एक्टिव होगी और मेल स्ट्रक्चर बाद में। प्रोटोएंड्रस में स्पर्म प्रोडक्शन पहले, एग प्रोडक्शन बाद में, और प्रोटोगाइनस में एग प्रोडक्शन पहले, स्पर्म प्रोडक्शन बाद में होगी। तो इस तरह हमारा ये लेक्चर था जिसमें हमने ये देखा कि इनवर्टिब्रेट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वर्टिब्रेट्स के अंदर देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है।